वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है एग्जाम पथित क्लासेस के अंदर। गाइस देखिएगा, ये जो चैनल है कई दिनों से बंद पड़ा हुआ था। ठीक है ना, कुछ काम चल रहा था जिसको लेकर के और कुछ टाइम नहीं मिल पा रहा था इस पर डालने के क्लासेस को लेकर के। तो अब ये दोबारा शुरू करा गया है। इस पे आप लोग को डेली के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आंसर और ट्रेडिशनल जीके को लेकर के इसको शुरू करा जाएगा। ठीक है ना। इसमें हम लोग जो डिस्कस करेंगे मोस्टली जो है हमारा स्टेट पीसीएस और यूपीएससी को लेकर के, इस पे ज्यादा टारगेट हमारा रहेगा, सिर्फ इसी को लेकर के बनाया जाएगा। साथ में इस पे मैं ट्रेडिशनल जीके भी स्टार्ट करूंगा, जैसे कि एनसीईआरटी को लेकर के, चाहे पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, ठीक है ना, और भी क्वेश्चन आंसर को लेकर के इस पे हम डिस्कस करेंगे। और अभी जो प्रीलिम्स का आप लोग का एग्जाम आ रहा है 2022 का, उसको लेकर के डिस्कस करा जाएगा। ठीक है ना। आज का जो टॉपिक है वो क्या है, बजट को लेकर के हम लोग क्या है, बजट को लेकर के हम लोग आज डिस्कस करते हैं। ठीक है ना, 2022-23 को लेकर के इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले गए हैं, जैसे कि 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने इसमें डाले हैं। और ये जो क्वेश्चन है ये बेस्ड है कंसेप्चुअल और फैक्चुअल। फैक्चुअल तो कम है, कंसेप्चुअल ज्यादा है। इसमें इस तरीके से क्वेश्चन पूछा है जिस तरीके से आप लोग के यूपीएससी में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस हिसाब से इसमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को बनाया गया हुआ। तो गैस प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा और देखने के बाद आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि आप लोग को आने वाले नोटिफिकेशन जो है आप लोग को मिलते रहे। ठीक है ना। बाय कैलाश केवाल। कथनों पर विचार कीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग का यहाँ पर स्क्रीन पे आता है। ये एक बार गाइज इसको पढ़िएगा और फिर हम लोग इसके डिस्कस क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करते हुए चलेंगे। कोई भी टॉपिक है गाइज, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले उसके बारे में क्या है जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आप लोगों ने बजट पढ़ा होगा, बजट को लेकर के कि बजट क्या है, कैसे आया, क्यों इसकी जरूरत पड़ी इसको लाने की, तो ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को पता है। और आप लोगों को पता है आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अगर अंदर हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बजट शब्द का ही है भी नहीं। आर्टिकल 112 के अंदर, आर्टिकल 112 के अंदर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में क्या है आप लोग को बता रखा है। ठीक है ना। और आपको पता है सरकार को इसको लाने की जरूरत पड़ी थी, क्यों? क्योंकि सरकार को अपने दायित्व और कर्तव्यों को पूरा करने के लिए, ठीक है ना, कुछ संसाधनों की जरूरत पड़ती है। और इसी के आधार पर जो भारत की संसद होती है वो हमारी सरकार को इसी आधार पर क्या है, कुछ कहते हैं ना कि भारत की संसद जो होती है सरकार को इस आधार पर का उनको इजाजत देती है कि ताकि वो टैक्स के आधार पर, शुल्क ले ले, सेस के आधार पर, यानी कि क्या है, पैसा कलेक्ट करने की जो है इजाजत देती है। और उन्हीं को जो धन है सरकार अपने खर्चों को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करती है। उसी से संबंधित जो है मतलब आय और व्यय का सारा लेखा जोखा इसके अंदर इंक्लूड होता है। ठीक है। चलिए गाइस, पहला क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिया होगा कि भारत की संसद में केंद्रीय बजट 22-23 को केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मल श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। बिल्कुल। और आजादी के बाद यह बजट प्रत्येक वर्ष 1 फरवरी को प्रस्तुत किया जाता है। तो गाइस आप लोग का टाइम स्टार्ट होता है अब। ज्यादा नहीं गाइस, सिर्फ 15 सेकंड का आप लोग को टाइम दिया जाएगा इसको लेकर के। देखते हैं क्या कहते हो। सिर्फ 15 सेकंड का आप लोगों के पास टाइम है। देखते हैं क्या कहते हो इसको लेकर के, कौन सी स्टेटमेंट सही है। चलिए गाइस, क्या कहता है, ये पहली वाली स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। 22-23 का जो बजट प्रस्तुत किया है श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, जो कि हमारी केंद्रीय वित्त मंत्री है, इनके द्वारा। लेकिन आजादी के बाद यह बजट प्रत्येक वर्ष 1 फरवरी को, गाइस ये गलत जवाब है। क्योंकि ये प्रत्येक वर्ष 1 फरवरी को नहीं सेलिब्रेट करा जा रहा है। ये जो करा जा रहा है आप लोग का 2017 से करा जा रहा है। ठीक है ना। 2017 से करा जा रहा है। उससे पहले क्या करा जाता था, ये जो है फेब के आखिरी में, मंथ के आखिरी दिनों में क्या है इसको करा जाता था। लेकिन 2017 में अरुण जेटली जी रहे थे, कौन से अरुण जेटली जी रहे थे, वित्त मंत्री। उन्होंने पहली बार 1 फरवरी 2017 को, 1 फरवरी 2017 को किसमें, इसको लेकर के पहली बार बजट प्रस्तुत करा था 2017 में। यानी कि 2017 से लेकर अब तक ये प्रत्येक वर्ष कब है, 1 फरवरी को मनाया जा रहा है। ठीक है, यानी कि 1 फरवरी को प्रस्तुत किया जा रहा है। तो सही उत्तर आंसर क्या हो जाएगा, इस आंसर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ ओनली ए। ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं क्या कहता है। चलिए गैस, वही 15 मिनट का टाइम आप लोग के पास। सॉरी 15 सेकंड, नॉट अ 15 मिनट, 15 मिनट तो बहुत हो जाएंगे गैस। चलिए गैस,
देखते हैं निम्न कथनों पर विचार के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने 1 फरवरी 2022 को अपने केंद्रीय बजट 22-23 के भाषण में डिजिटल रुपया पेश करने की सरकार की मंशा की घोषणा की। गाइस बिल्कुल आप लोगों ने देखा होगा डिजिटल करेंसी डिजिटल रुपये को लेकर के बात करी जा रही है और वो देखते हैं किस तरीके से कहां तक सही तक सही होता है, कैसा रहेगा, कैसे उसका यूज करा जाएगा वो बारे में। और आप लोगों को पता भी होगा गाइस, आप लोगों ने सुन रखा होगा बिटकॉइन को लेकर के, आप लोगों ने बिटकॉइन को लेकर के सुन रखा होगा, तो वही है डिजिटल करेंसी को लेकर के। आगे देखते हैं किस तरीके से इसको यूज करा जाएगा जैसे ही आता है। वित्त मंत्री ने घोषणा की कि डिजिटल मुद्रा या डिजिटल रुपया भारत के केंद्रीय बैंक द्वारा ब्लॉकचेन और अन्य तकनीकों का उपयोग करके पेश किया जाएगा। बिल्कुल सही जवाब है। तीसरा, भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा भारत में डिजिटल रुपया पेश किया जाएगा। गाइस ये गलत जवाब है। जब यहां पर भारत के केंद्रीय बैंक लिख रखा है यानी कि आरबीआई है, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता, यानी कि तीसरी स्टेटमेंट क्या है, गलत हो जाती है। इसको जो पेश करा जाएगा किसके द्वारा, आरबीआई के द्वारा इसको पेश करा जाएगा, यानी कि थर्ड स्टेटमेंट जो है वो गलत होती है। आंसर क्या हो जाएगा इसको लेकर के, सिर्फ और सिर्फ ए आंसर हो जाएगा, यानी कि 1 एंड 2 स्टेटमेंट करेक्ट है। 1 एंड 2 स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। और गैस आप लोगों का जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस तरीके से ही यूपीएससी को मेन फोकस करके बात करी गई है गैस, ठीक है ना। अदर स्टेट में पूछे जा सकते हैं इस तरीके से स्टेटमेंट को लेकर के, लेकिन यूपीएससी को सबसे ज्यादा फोकस करा गया है, तो उसमें इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग की स्क्रीन पर ये रहा। निम्न कथनों पर विचार कीजिएगा, देखते हैं क्या कहते हैं इसको लेकर के। वही आपके पास 15 सेकंड का टाइम, चलिएगा इसमें 30 सेकंड दे दें, कोई बात नहीं, इसमें 30 सेकंड दे देते हैं आप लोगों को। चलिएगा इस देखिएगा क्या कहता है। यहां पर यह कहता है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिएगा, वर्चुअल डिजिटल संपत्ति के हस्तांतरण से अर्जित किसी भी आय पर, वो ये कहता है वर्चुअल डिजिटल संपत्ति के, यानी कि जो भी इनकम रहेगी वो करी जाएगी, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स जो भी करी जाएगी, हस्तांतरण करी जाएगी, उससे कोई भी इनकम रहेगी उस पर 30% का क्या है, टैक्स लगाया जाएगा। ये नए वाले बजट को लेकर के इन्होंने बात करी है। दूसरा, हाल के वर्षों में देश में डिजिटल बैंकिंग, डिजिटल पेमेंट्स और फिनटेक जैसे अभिनवीन कार्यों में तेजी से वृद्धि हुई है। गाइस बिल्कुल हुई है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा डिजिटल बैंकिंग को लेकर के, चाहे वो फोन पे है, चाहे पेटीएम है, चाहे गूगल है, उसको लेकर के गूगल पे है, और मोस्टली ट्रांजैक्शन भी आप लोगों ने देखा होगा सबसे ज्यादा ऑनलाइन ही हुए, लोगों की जेब में नहीं है। पहले तो नहीं, लेकिन अब कोई भी चाहे रिक्शा पुलर है, चाहे कम कोई गोलगप्पे वाला है, चाहे कोई भी है सब्जी की रेडी वगैरह लगा रहा है, कोई भी पर्सन है, सब उन्होंने क्या कर रखा, अपने पास क्या है, डिजिटल रख रखा, भाई स्कैन कोड कर दीजिए और पेमेंट कर दीजिए। तीसरा, डिजिटल बैंकिंग का लाभ यूजर फ्रेंडली ढंग से देश के कोने कोने तक पहुंचाना है। बिल्कुल इन्होंने ये टारगेट रखा है कि यूजर फ्रेंडली को लेकर के, कि इसका टारगेट जो है देश के कोने कोने तक डिजिटल बनाना है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा भारत में डिजिटल रुपया पेश किया जाएगा। गाइस बिल्कुल सही जवाब है। तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, चारों के चारों सही है, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 एंड 4, चारों के चार स्टेटमेंट क्या है, सही है। गाइस देखिएगा, अगर आप लोग को ये लगता है कि सर इन क्वेश्चन के बाद इनकी एक्सप्लेनेशन दे दीजिएगा लिखने के लिए, तो मुझे बता दीजिएगा, मैं उसकी एक्सप्लेनेशन भी डाल दूंगा, ठीक है ना। अगर आपको लगता है कि सर एक्सप्लेनेशन भी जरूरी चाहिए तो वो भी मुझे बता दीजिए, क्योंकि इनमें मैंने एक्सप्लेनेशन नहीं दे रखी है, इसमें सिर्फ मैंने आप लोग को डिफाइन कर रहा हूं यहां पर अपने एंड पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, केंद्रीय बजट 2022-23 के संदर्भ में कुछ बातें कर रहा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिएगा, देखते हैं क्या कहता है। चलिएगा वेरी गुड, दो क्वेश्चन आप लोग के, सॉरी फोर्थ क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पर है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने 2 फरवरी 2022 को अपने भाषण में वित्तीय वर्ष 2022-23 में पूंजीगत व्यय के परिव्यय में 35% की वृद्धि की क्या करी है, घोषणा करी है। किसमें, पूंजीगत व्यय को लेकर के, यानी कि कैपिटल, ठीक है ना, रेवेन्यू को लेकर, वो सॉरी एक्सपेंडिचर को लेकर के क्या है, 35% की। और इन्हीं ने ही क्या है, जो नए बदलाव आए उसमें कटे और पॉलिश किए गए हीरे और रत्नों पर जो सीमा शुल्क है, जो क्या है, कस्टम ड्यूटी जो लगाई जाती है, वो 5% क्या कर दिया है, कम कर दिया, घटाकर 5% कर दिया गया है, ठीक है ना। उसमें भी बदलाव कर दिए गए। तो कौन सी स्टेटमेंट इसको लेकर के सही हो जाती है गाइस, आंसर क्या हो जाएगा, C4 का, यानी कि दोनों की दोनों स्टेटमेंट क्या है इसको लेकर के सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा क्या कहता है।
चलिए गाइस, निम्न कथनों पर विचार कीजिएगा, निम्न कथनों पर विचार कीजिएगा, देखते हैं क्या कहते हो। अब तक संसद में 2 बार पेपरलेस बजट पेश किया गया। गैस बिल्कुल सही जवाब है। क्या सही है गलत है? बिल्कुल सही जवाब है। अब तक 2 बार लेकर के, और आपको पता है कोरोना काल को लेकर के, कोरोना को लेकर के, कोविड-19 को लेकर के 2 बार पेश करा गया। 21 और 22 दोनों बार क्या है, पेपरलेस बजट पेश किया गया, जिसमें उन्होंने देखा होगा आपको उनके हाथ में क्या है, टैबलेट लगा हुआ था एक, ठीक है ना, लाल थैले के अंदर। इससे पहले आप लोगों ने देखा होगा जब वो 2020 को लेकर के आई थी या 19 में लेकर के आई थी, ठीक है ना, वही खाते को लेकर ही पहुंची थी, जिसमें वही खाते में ही क्या है, उन्होंने बजट पेश करा था। यानी कि पहली स्टेटमेंट सही है। दूसरा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 में बजट शब्द का प्रयोग किया गया। गाइस ये गलत जवाब है। 112 तो सही है, लेकिन बजट शब्द नहीं है वहां पर, किस नाम से है, वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से। क्या है, वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से, यानी कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से साइड किया गया है। यानी कि हमारे संविधान के अंदर बजट शब्द का प्रयोग नहीं करा गया है। सेकंड वाली स्टेटमेंट गलत हो जाती। तीसरा, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा केंद्रीय बजट प्रस्तुत कराता है। बिल्कुल सही जवाब है कि वित्त मंत्रालय के द्वारा, फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा इसको प्रस्तुत किया जाता है। और भारत में पहला बजट 18 फरवरी 1860 को पेश किया गया था, तथा जेम्स विल्सन को भारत के बजट व्यवस्था का क्या है, जनक कहा जाता है। अब देखिएगा, यहां पर एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। जब सबसे पहले बजट को लेकर के बातें करी गई थी, तो आपको पता है आधुनिक भारत में जो बजट की शुरुआत करने का जो सबसे पहले श्रेय दिया जाता है, वो हमारे भारत के सबसे पहले वॉयसराय थे। क्या नाम था उनका वॉयसराय का, आप लोगों को पता? उनका नाम था लॉर्ड कैनिंग को लेकर के, ठीक है ना। लॉर्ड कैनिंग थे, जिनको लेकर के बातें करी गई है। ये जो थे 1852 से, नहीं सॉरी, 1856 से 62 तक, ठीक है ना, 1856 से लेकर 1862 तक क्या है, भारत के वायसराय रहे थे। और इन्होंने क्या है, एक पर्सन थे हमारे 1859 में, एक पर्सन थे हमारे, कौन से, जेम्स विल्सन। कौन से थे? जेम्स विल्सन। तो इन्हें क्या करा था, वित्त विशेषज्ञ, ठीक है ना, वित्त यानी कि फाइनेंस एक्सपर्ट के तौर पर इन्होंने क्या करा था, अपने कार्यकारिणी में इनको एक सदस्य नियुक्त करा था। और इन्हीं के ही द्वारा 18 फरवरी 1860 को, 18 फरवरी 1860 को भारत का पहला बजट जो है प्रस्तुत करा गया था। और उसके बाद से धीरे धीरे करके परंपरा चलती हुई आ रही है। और आप लोगों ने देखा होगा, इससे पहले जब हमारा देश आजाद हो गया था 1947 में, तो 1947 में आप लोगों ने देखा होगा 26 नवंबर 1947 को हमारा, जो हमारे एक पर्सन थे, कौन से, षणमुखम शेट्टी जी, षणमुखम शेट्टी जी थे, इनके द्वारा बजट को प्रस्तुत करा गया था, यानी कि 26 नवंबर 1947 को। लेकिन ये भी बजट देखा जाए तो एक तरह से अंग्रेजी था, क्योंकि व्यवस्था हम लोग कौन सी थी, अंग्रेजी व्यवस्था यूज कर रहे थे। लेकिन गणतंत्र दिवस का, गणराज्य होने का, गणराज्य कहते हैं ना, कि भारतीय गणराज्य का जो पहला बजट था, वो 1950 और 51 में किसके द्वारा, ये इंपॉर्टेंट है, किसके द्वारा, जॉन मथाई के द्वारा क्या है, प्रस्तुत किया गया था, जॉन मथाई ने, ठीक है ना। तो इस चीज को याद रखना, सबसे पहला कब हुआ था, भारत आजाद हुआ जब, कब हुआ था, जब भारत का अपना देश का संविधान लागू हो गया था। उस संविधान को लागू होने के बाद फिर करा गया था, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी चीजें क्या है, आप लोग को याद रखनी है। तो आंसर क्या हो जाएगा, जिसके अंदर सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, यानी कि 1, 3 एंड 4 ये तीनों सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसको लेकर के सी आंसर हो जाएगा। गॉट इट गाइस? चले आगे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, और गाइस किस दिन है ना, बजट को लेकर के मैं पूरा डिफाइन भी करवा दूंगा आपको, पूरा डिटेल में लेकर के, ठीक है ना, थियोरटिकल वे में भी आप लोगों को पूरा समझा दूंगा, बजट कब आया, कब नहीं आया, कितने शामिल होते हैं, किस तरीके से बातें करी है, मतलब पूरा बजट का A to Z, क्या कहा जाता है, A to Z को लेकर के क्या है, डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिएगा, अब देखें, निम्न कथनों पर विचार कीजिएगा, क्या कहता है। गैस पहली वाली स्टेटमेंट तो आप लोगों को पता है, बिल्कुल सही है। पहली वाली स्टेटमेंट तो आप लोगों को पता है, बिल्कुल सही है, उसमें तो किसी प्रकार से कुछ बात ही नहीं करी गई है, ठीक है ना। गणतंत्र भारत का पहला बजट 28 फरवरी 1950 को जॉन मथाई ने पेश किया था, बिल्कुल सही जवाब है। दूसरा, केंद्रीय बजट 22-23 के अनुसार
चालू वर्ष 2023 के लिए आर्थिक विकास दर 9.2 रखी गई है। गाइस बिल्कुल सही है। आप लोगों ने बजट पढ़ा होगा तो इसमें देख रहे होंगे कि जो इन्होंने आर्थिक विकास की जो दर रखी है वो 9.2 रखी है, 9.2 रखी है। तीसरा, केंद्रीय बजट 22-23 में भारत सरकार ने इंडिया एज द रेट ऑफ, ठीक है ना, 100 विजन प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। गैस बिल्कुल रखा है। क्यों? क्यों इन्होंने अगले 25 वर्ष को लेकर, अब आप कहोगे सर अगले 25 वर्ष का मतलब, जैसे आप लोगों ने देखा होगा इन्होंने अभी जो करा था क्या, भारत एज द रेट ऑफ 75 ये चल रहा था, क्योंकि 75 साल पूरे होने को लेकर के बजट में भारत के, तो अब इन्होंने जो करा है, प्रस्तुत करा है, इन्होंने अब कहा है कि अब हम लोग जो रखेंगे भारत इज द रेट ऑफ 100, यानी कि अगले 25 वर्षों में 75 से लेकर 100, यानी कि अगले 25 वर्षों में जो अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा देंगे, अर्थव्यवस्था को क्या है, एक नई दिशा देंगे, और कोई भी नई तरीके की टेक्नोलॉजियों का जो भी आएंगे उनका यूज करेंगे, यानी कि जितनी भी पुरानी चीजें उनको त्याग करके नए नए तरीके से क्या है डेवलप करा जाएगा, चाहे इनोवेशन करा जाएगा, चाहे इकोनॉमी को लेकर के बदलाव करा जाएगा। तो उनका मेन लक्ष्य है भारत एज द रेट ऑफ 100 को लेकर के। तो उन्होंने कहा कि इंडिया एज द रेट ऑफ 100 विजन प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है, बिल्कुल लक्ष्य रखा है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसको लेकर, 6 का आंसर क्या हो जाएगा, डी, यानी कि तीनों के तीनों स्टेटमेंट क्या है आपके सही है। और गैस देखिएगा मैं आप लोग को एज द रेट ऑफ 75, ठीक है ना, आ रखा है नीति आयोग को लेकर के एज द रेट ऑफ 75, और एज द रेट ऑफ 100 को लेकर के जब है बातें करेंगे तो एज द रेट ऑफ 75 के बारे में मैं आपको पहुंचा बता दूंगा, ठीक है ना। क्योंकि जो था हमारे जो प्रधानमंत्री जी तो वो आजादी के कह रहे हैं ना कि आजादी का अमृत महोत्सव बना रहे थे, उसको लेकर के इन्होंने बातें करी थी, ठीक है ना। आगे देखिएगा, निम्न कथनों पर विचार कीजिएगा, निम्न कथनों पर विचार कीजिएगा। और गैस आप लोगों ने देखा होगा जो एज द रेट ऑफ 100 जो इंडिया, भारत एज द रेट ऑफ 100 जो है उसको रखने का विजन है, हमारे अंदर कुछ पॉइंट्स है, यानी कि इसको क्या कहा गया, एक तरीके से अमृतकाल, ठीक है ना, अमृतकाल या अमृत महोत्सव जैसे है, उसमें कुछ स्तंभों को लेकर के बातें करी गई है कि उनका लक्ष्य है जो इनको पूरा करने को लेकर के है। देखिएगा कौन कौन सा है। निम्न भारत में से सॉरी निम्न में से भारत का केंद्रीय बजट 22-23 कौन से स्तंभ या स्तंभों पर केंद्रित है। आपको पता है 22-23 वाला जो है कुछ स्तंभों पर बेस्ड बनाया गया है। इनमें से वो कौन कौन से स्तंभ है, या कौन सा स्तंभ है, कौन कौन से स्तंभ है जिन पर के भारत का केंद्रीय बजट 22-23 टिका है, जल्दी से बताइए। और गाइज आप लोगों ने देखा होगा एज द रेट ऑफ 100 को लेकर के काफी सारे हैं, चाहे आप लोगों ने डिजिटल इकोनॉमी को लेकर के अगर आप लोग बातें करते हो, ठीक है ना, डेवलपमेंट को लेकर के बातें करते हो, ऊर्जा परिवर्तन को लेकर के बातें करते हो, ठीक है ना, जलवायु कार्य योजना को लेकर के आप लोग बातें करते हो, पूंजी निवेश को लेकर के बातें करते हो, ठीक है ना, प्राइवेट को लेकर के बातें करते हो, प्राइवेट निवेश को लेकर के, तो ये सारे के सारे इन्होंने इसको लेकर के टारगेट रखा है कि ये सारा का सारा चीज क्या करा जाएगा, अचीव करा जाएगा। नेक्स्ट देखिए कौन से स्तंभों पर है, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में उत्पादकता में वृद्धि, दूसरा ऊर्जा संक्रमण और जलवायु कार्यवाही पर बल, तीसरा है वित्त पोषण निवेश, और चौथा है पीएम गति शक्ति योजना। गैस ये चारों का चार है, ये चार पिलर्स है, ये चार पिलर्स है जिनके ऊपर केंद्रीय बजट 22-23 का टिका हुआ है। तो सही उत्तर का चयन कीजिए। गैस आंसर क्या हो जाएगा इसको लेकर के, डी, कि 1, 2, 3 एंड 4 ये चारों के चार पिलर है जो केंद्रीय बजट 22-23 को लेकर के बातें करी गई है। इन चारों को याद रखना, और इन चारों के अंदर किन किन चीजों को शामिल करा गया है एक बार उसको भी देख लेना, और नहीं तो जो नेक्स्ट वीडियो आएगी ना उसको लेकर के फिर मैं इनके बारे में अंदर अंदर से बताऊंगा आप लोगों को कि इनके अंदर किन किन चीजों को जो है शामिल करने की बातें करी है, किन किन को इसके अंदर शामिल रखा गया है, ठीक है। चलिएगा, केंद्रीय वित्त बजट 22-23 में आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना को कितने समय के लिए बढ़ा दिया गया है। क्रेडिट लाइन गारंटी योजना को लेकर के बातें करिए, आपातकालीन को लेकर के कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है, कब तक के लिए इसको बढ़ा दिया गया है, जल्दी से बताइए। ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल छोटा सा है, ये तो देखा जाए एक फैक्ट वाला क्वेश्चन है, ये तो देखा जाए क्या है, एक फैक्ट वाला क्वेश्चन है बिल्कुल। बहुत ही बढ़िया गया, जिसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, मार्च 2023 तक, मार्च 2023 तक इसको बढ़ाने की क्या है बातें करी गई है बस, ठीक है ना। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 22-23 के संदर्भ में पूछ रहा है, केंद्रीय बजट 22-23 के संदर्भ को लेकर के पूछ रहा है, देखते हैं क्या कहते हो।
चलिएगा, जल्दी से बताइएगा, जल्दी से देखते हैं क्या कहते हो, देखते हैं क्या कहते हो इसको लेकर के। बहुत ही बढ़िया तरीका क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया और बेहतर तरीके क्वेश्चन। क्या कहते हो इसको लेकर के। इसके अनुसार अगले 3 वर्षों में 400 नई वंदे भारत योजना, वंदे भारत योजना का मतलब है जो वंदे भारत ट्रेन है ना, नई का वंदे भारत लेकर के रेलगाड़ियों का विकास और विनिर्माण करने को, इनका विकास और विनिर्माण करने को लेकर के बातें करी गई, विकास और विनिर्माण को लेकर के बातें करी गई है, ठीक है ना। इसके अनुसार पहली स्टेप इसके अनुसार 2023 के लिए 25,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का विस्तार करने का लक्ष्य रखा गया, बिल्कुल सही है। और तीसरा, 3.8 करोड़ घरों को नव के पानी से कवर करने के लिए 60,000 करोड़ रुपए की यानी कि पानी की फैसिलिटी देने को लेकर के बातें करी है। तीनों की तीनों चीजें हैं इसमें। और गैस देखिएगा, रेलवे को लेकर के भी इसने बहुत ही अच्छे तरीके से काम करा है, ठीक है ना। इन्होंने ये भी कहा है कि जो रेलवे को जोड़ने से जो छोटे छोटे किसान या लघु या मध्यम उद्योगों के लिए है, नए उत्पादन और कार्य कुशल तक लॉजिस्टिक सेवाएं विकसित करेंगे, यानी कि उनके भी सामान की आवागमन जो है वो भी सही हो सकेगी। और दूसरा, आप लोगों ने मेट्रो सिस्टम के निर्माण को लेकर के भी उन्होंने बातें करी है, तो ये सारा का सारा जो है इसी के अंदर कवर करा जाएगा, ठीक है ना। चलिएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा इसको लेकर के, डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 2022 में यह निर्णय लिया गया कि मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे से निपटने के लिए देश भर में राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम कार्य शुरू किया जाएगा। और दूसरा, केंद्रीय बजट 22-23 के अनुसार भारत नेट परियोजना के तहत गांव में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का ठेका दिया जाएगा। चलिएगा, देखते हैं क्या आंसर आता है इसका, क्या आंसर आता है। गैस देखा जाए ये दोनों के दोनों ही क्या है, ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट ही सही है, आंसर होगा इसको लेकर के सी। सबसे मेन इंपॉर्टेंट तो गैस ये है कि नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम को लेकर के, और दूसरा ये है भारत नेट परियोजना तक ऑप्टिकल फाइबर, यानी कि लोग को हर गांव को क्या है एक दूसरे से जोड़ने को लेकर के, ये इससे यहाँ पर, ये इससे यहाँ पर, इधर से ये या यहाँ पर सभी की कनेक्टिविटी को लेकर के क्या है, सभी की कनेक्टिविटी को लेकर के बातें करेंगे ताकि इंटरनेट हर घर तक पहुंच सके, ठीक है ना, कम्युनिकेशन को लेकर हर घर तक पहुंच सके, तो वो बातें करी गई है। यानी कि परियोजना गांव में ऑप्टिकल फाइबर, शहरों में तो बिछी नहीं है, मेन लक्ष्य जो रखा गया है वो गांव में ऑप्टिकल फाइबर को बिछाने के लिए, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 22-23 के अनुसार देश के 85% डाकघरों को कोर बैंकिंग प्रणाली के अंदर रखने का निर्णय लिया गया। और 22-23 में वित्त वर्ष 2023 के लिए पीएम आवास योजना के लिए 48,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। चलिएगा, देखते हैं क्या कहते हो इसको लेकर के। गाइज ये पहली वाली स्टेटमेंट गलत है, इसमें 85 नहीं है, इसमें पूरा 100%। इसमें क्या है, पूरा का पूरा 100% डाकघरों को कोर बैंकिंग प्रणाली से जोड़ने का लक्ष्य लिखा गया है, ताकि छोटी छोटी वस्तुओं को लेकर के जो लोग बाग है कार्य कर सके, और सभी के सभी जो है लोग बाग इससे कनेक्ट हो सके, जुड़ सके। और सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि 48,000 करोड़ रुपए का बजट है जो पीएम आवास योजना को लेकर के, बजट में पास करा है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ओनली बी हो जाएगा, ओनली बी हो जाएगा, पहली वाली स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 2022 में केंद्र और राज्य सरकारें दोनों की कर्मचारियों की कर कटौती की सीमा को 10% से बढ़ाकर कितने परसेंट कर दिया गया है, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि एक छोटा सा फैक्ट है, ये फैक्ट भी है, लेकिन अगर आप लोगों से पूछ लिया गया तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर कितने परसेंट रखा गया है, क्योंकि एक छोटा सा अमाउंट है, छोटा सा पॉइंट है, जिसको याद रखना क्या है, बहुत ही ज्यादा क्या है, जरूरी होता है, जिसको याद रखना बहुत ही ज्यादा क्या है, जरूरी होता है। चलिएगा, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया तरीके से अगर आप लोगों ने इसके बारे में पता है तो सही आंसर दिया है। बिल्कुल 14% तक क्या है, 14% तक इसको बढ़ाने के लेकर के क्या है बातें करिए कि 10% से क्या है 14%। क्यों, क्योंकि केंद्र सरकारों ने, राज्य सरकारों ने भी, दोनों ने क्या है बराबरी को रखने के, राज्य सरकारों ने क्या है कि हम भी इसको लेकर के बराबरी को रखने को लेकर के क्या है बातें करेंगे, तो इसलिए दोनों का दोनों क्या कर दिया गया है, 40% कर दिया, 10% से बढ़ाकर 14% को लेकर के बातें करिए, ठीक है ना गाइस। चलिएगा, नेक्स्ट गाइज, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो सकता है आप लोगों के लिए, क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो सकता है आप लोगों के लिए, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो इसके बारे में बात करी जाएगी।
और गैस वो वाला जो पॉइंट था, ये वाला जो देखा था ना, आप लोगों को याद रखना कि राज्य और केंद्र सरकार के, राज्य और के केंद्र सरकार के जो कर्मचारी है उनके बीच में समानता को लेकर के ये बातें करी गई है, ठीक है ना। जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली है ना, उनको लेकर के बातें करी गई है, ठीक है ना। जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली है उसमें कर्मचारियों में 14% का योगदान करने को। क्यों? क्योंकि इसका जो मेन उद्देश्य होता है कि राज्य सरकारों के कर्मचारियों के सामाजिक सुरक्षा को लेकर के, उनके लाभों को बढ़ाने को लेकर के, और केंद्र सरकार के जो कर्मचारी हैं उनके सम्मान लाने में क्या है, मदद मिलेगी। कौन सा आर्टिकल, अगर गाइस इसको आर्टिकल से अगर कनेक्ट करके देखते हो तो कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 16 की बातें करता है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। दोनों अगर एक जैसा काम कर रहे हैं तो दोनों की एक जैसी सैलरी वगैरह है, ये सारा का सारा अगर देखा जाए तो। नेक्स्ट, राजकोषीय घाटा, कुल व्यय, राजस्व प्राप्तियों और गैर ऋण प्राप्तियों के योग के बीच का क्या है, अंतर होता है। क्या है स्टेटमेंट, सही है, बिल्कुल सही है। जो राजकोषीय घाटा होता है, कुल व्यय जो होते हैं, और राजस्व प्राप्तियों और गैर ऋण प्राप्तियों के योग के बीच का क्या अंतर है। प्राथमिक घाटा राजकोषीय घाटे और ब्याज भुगतान के बीच का अंतर है, बिल्कुल है, क्योंकि ये जो राजकोषीय घाटा है, रेवेन्यू डेफिसिट जिसको बोला जाता है, ठीक है ना, प्राइम डेफिसिट, डिफरेंस बिटवीन द फिक्स्ड डेफिसिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट, ब्याज भुगतान के उनके बीच का अंतर है। राजस्व घाटा राजकोषीय घाटे से पूंजीगत व्यय घटाकर निकाला जाता है। ये फॉर्मूला है गाइस, जब बजट को कैलकुलेट करा जाता है ना, जब बजट को कैलकुलेट करा, बजट पढ़ा जाता है तो उसमें ये फार्मूले यूज होते हैं, उसको लेकर के। तो इन तीनों को एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा, क्या ये तीनों के तीनों का किस तरीके से। और नहीं तो जब मैं बजट को पढ़ाऊंगा ना डिटेल में, जब बजट को डिटेल में पढ़ाऊंगा तो आप लोगों को बताऊंगा, और बताऊंगा कि किस तरीके से घटाया जाता है, कैसे आंसर इसका निकल के निकलता है। राजस्व घाटे को, राजकोषीय घाटे के अंदर किन किन चीजों को शामिल करा जाता है, या पूंजीगत व्यय के अंदर किन किन चीजों को शामिल करा जाता है, वो सारा का सारा देखा जाएगा, ठीक है ना। आप लोगों को लगता बड़ा आसान है कि यार बहुत सही है, छोटा सा क्वेश्चन हम तो कर देते, लेकिन जब क्वेश्चन करने पे आते हैं तो बिल्कुल दिमाग से निकल जाता है कि आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न कथनों पर क्या करना है, विचार करना है। निम्न कथनों पर क्या करना है, विचार करना है। राजस्व प्राप्तियों में ऐसी प्राप्तियां शामिल है जो देनदारी में वृद्धि से जुड़ी नहीं है, लेकिन इनमें कर और गैर कर के राजस्व क्या है, शामिल किए जाते हैं। नेक्स्ट, भारत की संचित निधि का अस्तित्व भारत के संविधान के अनुच्छेद 266 से, बिल्कुल संचित निधि को लेकर के बातें करी गई है। किसको लेकर के, संचित निधि को लेकर के बातें करी गई, यानी कि 266 और आर्टिकल 267। गाइस ये बजट का जो प्रावधान है, या बजट के संबंध में, बजट के बारे में ये बताता है, ठीक है ना। नेक्स्ट, सरकार का समस्त व्यय भारत की संचित निधि से किया जाता है और संसद की विधिवत अनुमति के बिना संचित निधि से कोई भी किसी प्रकार से राशि नहीं निकाली जा सकती, कोई भी किसी प्रकार से राशि नहीं निकाली जा सकती। बिल्कुल ये प्रावधान सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसको लेकर के, डी आंसर हो जाएगा, कि तीनों की तीनों जो स्टेटमेंट है वो क्या है, इसको लेकर के सही है। गैस क्वेश्चन जो मैंने पहले वाले दिखाए थे वो भी सही है, लेकिन सबसे ज्यादा कंफ्यूजन जो क्रिएट करता है एग्जामिनर, वो इन तरीके के क्वेश्चन को देकर। क्यों? ये क्वेश्चन लगते बहुत आसान है, लेकिन जब बातें करी जाती हैं तो। अब यहां पर ये देखे, संसद की विधिवत अनुमति के बिना संचित निधि से कोई राशि नहीं निकाली जा सकती। कि यार क्यों नहीं निकाल सकता, जरूरत पड़ेगी तो लेकर के संसद की क्या अनुमति रहेगी, फिर आप लोगों का दिमाग वहां घूमेगा। बल्कि ये बात सही है कि संसद के विधिवत, विधिवत याद रखना, विधिवत यानी कि एक प्रोसीजर होगा, एक बिल्कुल कानून होगा, नियम कानून होगा, उसके आधार पर ही विड्रॉ करेगा, उसके आधार पर ही विड्रॉ करेगा। ऐसे ही नहीं करेगा भैया ला एक काम करो, 1 करोड़ रुपए की जरूरत है जल्दी दो, कि ले भैया 1 करोड़ रुपए ले जाए यहाँ पर साइन कर जाए, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। चलिएगा नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15। ऋण वसूली और विनिवेश से प्राप्त आय, ध्यान से देखना कि ऋण वसूली और विनिवेश से प्राप्त आय को ऋण पैदा करने वाले पूंजीगत लाभ के रूप में माना जाएगा। दूसरा, राजस्व बजट में सरकार की राजस्व प्राप्ति या राजस्व व्यय शामिल होते हैं, बिल्कुल। कर राजस्व में संघ द्वारा लगाए गए कर और अन्य शुल्कों क्या शामिल होती है, बिल्कुल। पूंजीगत प्राप्ति और पूंजीगत भुगतान बोलकर पूंजीगत बजट बनाते हैं, बिल्कुल गाइस। ये 3 स्टेटमेंट तो इसकी सही है, लेकिन पहली क्यों, क्योंकि ऋण वसूली और विनियोग से प्राप्त आय के आधार पर पूंजीगत लाभ नहीं माने जाए, क्योंकि ये एसेट्स के रूप में इनको क्या है, काउंट नहीं किया जा सकता है, इसीलिए इनको माना नहीं जाता है, एसेट्स के रूप में इनको काउंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए पहली स्टेटमेंट गलत है। बाकी दूसरी, तीसरी और चौथी जो है वो सही है। तो आंसर क्या होगा इसको लेकर के, डी आंसर होगा, इसको लेकर क्या होगा, डी आंसर होगा, ठीक है गाइस।
चलिएगा, वेरी गुड गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आप लोग के जो है नोटिफिकेशन हम आप लोगों को मिलते रहे हमारे, ठीक है ना। और ये वीडियो कैसी लगी गाइस, कमेंट जरूर कर दीजिएगा, बता दीजिए, क्योंकि इसमें अभी कुछ क्वेश्चन और रहते हैं, तो आपकी उस डिमांड के आधार पर 5 सेकंड को लेकर के हम जल्दी से चले आएंगे, ताकि इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन वगैरह आप लोग के बनाए जा सके। ठीक है गाइस, तो मुझे अपडेट जरूर कर दीजिएगा कि कैसा रहा या क्या रहा। जब तक आप लोग फीडबैक नहीं देंगे, जब तक मुझे इसके बारे में क्या है पता नहीं रहेगा। चलिए गाइस, थैंक यू वेरी मच। अब आप लोगों से मुलाकात करते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। बाय एंड टेक केयर। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।